नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी। आज हमें संसद भाग 2, जैसा कि लिखा हुआ है संसद भाग 2, इस टॉपिक पे चर्चा करनी है। इसका मतलब क्या है ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। पिछला जो हमारा वीडियो है, पिछला लेक्चर है, उसे हमने नाम दिया था संसद भाग 1, क्योंकि संसद का टॉपिक जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना आवश्यक है कि उसे किसी 40-50 मिनट के लेक्चर में, 40-50 मिनट के वीडियो में अच्छी तरह से नहीं समझाया जा सकता। तो इस भाग को, संसद को हमें कई टॉपिक में पढ़ना है, तो उसको हमने 1, 2, 3, 4 इस तरह करके नाम दिया है। तो संसद भाग 1 के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि संसद क्या होती है भारत की, किससे किससे मिलकर बनती है, और संसद के दोनों सदन जो हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनकी संरचना हमने पढ़ी थी। अब यहाँ से आगे हमें आज अध्ययन करना है, तो इसकी शुरुआत कर लें हम। संसद भाग 2 की शुरुआत करने के पहले हम थोड़ा पीछे आए, पिछले लेक्चर पे। संसद भाग 1 के समय हम लोकसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना पढ़ी थी, और लोकसभा की जो संरचना हमने पढ़ी थी, लोकसभा की संरचना ये अनुच्छेद 81 के अंतर्गत, अनुच्छेद 81 के अंतर्गत पढ़ी थी। वास्तव में अनुच्छेद 81(1) में लोकसभा की संरचना दी हुई है। अनुच्छेद 81(1) में लोकसभा की संरचना हमने पढ़ी थी। ठीक, अब क्या स्थिति है? लोकसभा की संरचना में हमने क्या पढ़ा कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन होंगे। एंग्लो इंडियन का मनोनयन अब नहीं किया जाएगा, अर्थात 550 सदस्य जो होंगे सबके सब चुने हुए होंगे। ये अधिकतम निर्धारित है, लेकिन वर्तमान समय में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 543, सबके सब चुने हुए। और इसमें से राज्यों के लिए कितने स्थान निर्धारित हैं? 524, और 26 स्थान निर्धारित हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 26 स्थान नहीं भरे जाते वर्तमान समय में, ये भरे जाते हैं 19। इस तरह से कुल 543 सदस्य होते हैं, 524 राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। अब यहां से आगे हमें पढ़ना है कि जो ये स्थान हैं, 524 स्थान राज्यों के लिए और 19 स्थान या 26 स्थान जो निर्धारित हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, ये कैसे निर्धारित किए जाएंगे? इनका प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 81(2) में। 81(2) में एक बात कही गई कि ये जो स्थान हैं ये विभिन्न राज्यों में बांट दिए जाएंगे, आवंटित कर दिए जाएंगे। और किस तरह से किए जाएंगे? विभिन्न राज्यों में ये बांटे जाएंगे। और किस तरह से बांटे जाएंगे कि प्रत्येक राज्य में जितने स्थान हैं और जो उसकी जनसंख्या है उनका अनुपात लगभग निश्चित रहे, इस अनुपात में बांटे जाएंगे कि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और उनको दिए जाने वाले स्थानों का अनुपात लगभग निश्चित रहे, ये बदलता न रहे। दूसरी बात क्या की जाएगी? ये जो राज्यों में स्थान आवंटित कर दिए गए, किस राज्य को कितने स्थान देना है ये निर्धारित हो गया। अब उन स्थानों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में भी विभाजन करना जरूरी है। तो क्या किया जाएगा? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन किया जाएगा। और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जो विभाजन होगा, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन वो किस तरह से किया जाएगा? वो उसका आधार भी यही बनाया जाएगा कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन इस तरह से किया जाए कि हर निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का अनुपात लगभग समान रहे, इस तरह से किया जाएगा। अब यहां पे एक बात आती है कि जनसंख्या का अर्थ क्या होगा? बार बार ये शब्द आ रहा है कि जनसंख्या का अनुपात निश्चित रहे, तो जनसंख्या का अर्थ क्या होगा? इसके लिए कुछ प्रावधान यहां देखें, अनुच्छेद 82 में है। अनुच्छेद 82 में क्या प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को दिए जाने वाले स्थानों का
पुनर्समायोजन किया जाएगा, अर्थात किसी राज्य को कितने स्थान दिए जाएंगे इसका समायोजन हर जनगणना के आंकड़े जब आएंगे उसके बाद किया जाएगा, और उसी आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का भी फिर से समायोजन कर दिया जाएगा। ये बात कहाँ कही गई? अनुच्छेद 82 में। लेकिन कैसे किया जाएगा और किस प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा, इसके द्वारा विधि बनाने का अधिकार संसद को होगा। विधि बनाने का अधिकार संसद को होगा। विधि कौन बनाएगा? इसके लिए संसद विधि बनाएगी। किस चीज के लिए विधि बनाएगी? कि जो प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को स्थान आवंटित किए जाएंगे वो स्थान किस तरीके से दिए जाएं और किस प्राधिकारी के द्वारा ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से समायोजन किया जाए, इसके लिए संसद कानून बनाएगी। अर्थात तरीका और किसके द्वारा किया जाना है उसके लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। अब क्या स्थिति थी कि इस जनसंख्या का अर्थ क्या हो गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो आंकड़े आते हैं उसके अनुसार जनसंख्या। इसका मतलब है कि हर बार जब जनगणना होगी तो किसी राज्य की जनसंख्या दूसरे राज्य की तुलना में अधिक हो जाएगी, किसी की कम हो जाएगी, तो फिर स्थानों का आवंटन भी बदल जाएगा। और भारत में जनगणना को नियंत्रित करने का भी प्रयास शुरू किया गया सरकार के द्वारा, और सरकार ने जब इसके लिए प्रयास शुरू किए तो कई राज्यों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसके लिए काफ़ी प्रयास किया, और कुछ राज्य इस पे काफ़ी सुस्त रहे। और ये जब जनगणना के आंकड़े आने लगे, एक बार, दो बार, तीन बार, तो स्थिति क्या हुई कि कुछ राज्यों की जनसंख्या में तो बहुत नियंत्रण हो गया और कुछ राज्यों की जनसंख्या में नियंत्रण कम रहा। अर्थात उनकी जनसंख्या क्रम से बढ़ती चली गई और कुछ राज्यों की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम बढ़ी। तो ये अंतर आने लगा, और इस अंतर के कारण क्या स्थिति हुई कि अब ये संकट आ गया कि जो राज्य, और विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पे काफ़ी कंट्रोल किया था, और उत्तर भारत के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पे बहुत कंट्रोल नहीं किया था। तो अब समस्या क्या आई कि दक्षिण भारत के राज्यों को ये लगने लगा कि हम तो होम करते हाथ जलने लगे कि हमने जनसंख्या पे नियंत्रण किया, और उसका परिणाम क्या होगा कि हमें जो स्थान मिले हैं लोकसभा में, जो प्रतिनिधित्व मिलना है, वो कम हो जाएगा। तो उस असंतोष की स्थिति को देखते हुए ये प्रावधान किया गया। 1971 तक तो ऐसे चला आ रहा था, लेकिन अब जब ये बात काफ़ी उभरने लगी कि दक्षिण भारत के राज्य ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारा स्थान घट जाएगा क्योंकि हमने जनसंख्या नियंत्रण करने का एक अच्छा कार्य किया है और उसका हमें लाभ मिलने की जगह नुकसान होगा, तो फिर क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन कर दिया गया। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि अब जनगणना का अर्थ 2000 में होने वाली जनगणना के आंकड़े जब आएंगे तब तक के लिए 1971 की जनगणना को माना जाएगा। 42वें संशोधन के द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि ये प्रावधान किया गया कि जब 2000 की जनगणना जो होगी, इस 2000 की जनगणना के आंकड़े जब तक आएंगे तब तक के लिए 1971 की जनगणना को आधार वर्ष माना जाएगा। अर्थात उसके बाद 81 में जनगणना हो और 91 में हो, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनगणना का मतलब, जनसंख्या का मतलब 1971 की जनगणना को ही माना जाएगा। और 2000 में जो जनगणना होगी वो 2000 के बाद जो जनगणना होगी उसके आंकड़े आने में 2-3 साल का समय लग जाएगा। अर्थात 2001, 2, 3 ऐसी स्थिति हो जाएगी। 2001 में जनगणना होगी, 2-3 तक आंकड़े आएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर देखा गया कि जो राज्य जनगणना जनसंख्या को नियंत्रित कर रहे थे उनकी जनसंख्या और दूसरे राज्यों की तुलना में, विशेषकर उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कम हो गई और उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। तब फिर इसके कारण फिर संविधान में 84वां संशोधन किया गया, और 84वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया?
1971 की जनगणना को आधार वर्ष कब तक के लिए बनाया गया? 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आंकड़े प्राप्त होने तक। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 2026 तक के लिए नहीं बनाया गया है। 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके आंकड़े मिलेंगे, तब तक के लिए इसको स्थिर कर दिया गया 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। अर्थात अब क्या व्यवस्था की गई कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी उस जनगणना के आंकड़े मिलने तक राज्यों को स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन भी 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ? ये 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, ये 2001 में हुआ था। फिर क्या हुआ? 87वां संविधान संशोधन किया गया। 87वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया और इसके द्वारा क्या व्यवस्था की गई कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन के लिए जनसंख्या का आधार वर्ष 2001 को माना जा सकता है। इसको 2001 माना जाएगा। अब क्या स्थिति आ रही है? इन दोनों संविधान संशोधनों का परिणाम क्या हो गया कि किसी राज्य के लिए जितने स्थान हैं वो तो 71 की जनगणना के आधार पर नियत ही रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे, लेकिन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जो विभाजन है वो 2001 की जनगणना के आधार पर बदल जाएगा। अर्थात राज्यों के स्थान फिक्स हैं, वो नहीं बदलेंगे, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव हो सकता है। ये प्रावधान 87वें संविधान संशोधन और 84वें संविधान संशोधन के द्वारा हो गया। आपसे परीक्षा में अगर पूछा जाए कि राज्यों के लिए जो कुल स्थानों का आवंटन है उसके लिए जनसंख्या का आधार वर्ष किस वर्ष की जनगणना है, तो वो है 1971 की जनगणना। लेकिन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जो विभाजन है उसके लिए आधार वर्ष है 2001 की जनगणना। तो अब ये बात इस तरह से स्पष्ट हो गई। अब एक बात यह आई कि स्थानों का आवंटन तो इस तरह से हो गया, लेकिन कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ये प्रावधान, अर्थात उसकी अहर्ताएं क्या होगी और कौन चुनाव नहीं लड़ सकता या चुने जाने के बाद कौन अयोग्य घोषित किया जा सकता है, वो निरअहर्ताएं होंगी। अर्थात अहर्ताएं कौन? अर्थात अहर्ताएं अहर्ताएं, ठीक। और दूसरी बात क्या हुई? निरअहर्ताएं। कौन व्यक्ति अयोग्य होगा? निरअहर्ताएं। निरअहर्ताएं निरअहर्ताएं इनका प्रावधान कहां किया गया? अनुच्छेद 84 में। अनुच्छेद 84 में। और इनका प्रावधान कहां किया गया? अनुच्छेद 102 में। 102 में। अब एक बात आती है, अनुच्छेद 84 में क्या क्या प्रावधान किए गए, अर्थात क्या योग्यताएं निर्धारित की गई कि किसी भी व्यक्ति को लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या अहर्ताएं होंगी, क्या शर्तें होंगी। पहली बात क्या रखी गई कि उसे शपथ लेनी होगी, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है। चुनाव लड़ने के पहले लोकसभा का सदस्य चुनाव लड़ने के पहले एक बार शपथ लेता है और चुनाव जीत गया तो जब सदन का सदस्य बनेगा तब दोबारा शपथ लेता है। तो पहली बार शपथ कब लेगा? जब वह चुनाव लड़ना चाहता है। जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है उसे एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे और उस शपथ पत्र का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है। और वह शपथ पत्र जो होगा वह निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष देना होगा। निर्वाचन आयोग ने जो प्राधिकारी नियुक्त कर दिया है उसके समक्ष उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके पेश करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा कि हम इस बात की शपथ लेते हैं, और जो प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया। दूसरी बात क्या आई? एक निश्चित आयु पूरी करनी होगी। जो भी व्यक्ति संसद का सदस्य बनना चाहता है
अब यहाँ देख लीजिए, अनुच्छेद 84 में लोकसभा और राज्यसभा अर्थात संसद के सदस्य बनने की योग्यताएं क्या हैं, और अनुच्छेद 102 में संसद का सदस्य अगर बन गया है तो उसकी निरर्हताएं क्या होंगी, किस आधार पे अयोग्य घोषित किया जाएगा या किस आधार पे उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या स्थिति आई कि संसद सदस्य बनने के लिए शपथ पत्र भरना जरूरी है, शपथ लेना जरूरी है। दूसरा, एक निश्चित आयु पूरी करना जरूरी है। निश्चित आयु कितनी होगी? अगर वह राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो 25 वर्ष की आयु उसे पूरी करना अनिवार्य है। अगर इतनी आयु उसने पूरी नहीं की है तो वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। एक बात। तीसरी बात क्या रखी गई अनुच्छेद 84 में कि इन दोनों बातों के अतिरिक्त संसद द्वारा जो विधि बनाई जाए, संसद जो विधि बना दे, इस विधि के अधीन जो भी शर्तें होंगी उन शर्तों का पालन उसे करना पड़ेगा। और संसद ने जनप्रतिनिधित्व कानून बना दिया, उसके अनुसार जो जो शर्तें रखी उन सब का पालन करना पड़ेगा। तो ये अर्हताएं हैं अनुच्छेद 84 में उल्लेखित। निरर्हताओं का प्रावधान कहाँ किया गया? अनुच्छेद 102 में। इसमें क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य चुने जाने या चुने जाने के बाद में वह अयोग्य किन आधारों पर घोषित किया जा सकता है? पहला, लाभ के पद पर हो। अगर लाभ के पद पर हो, लाभ के पद पर हो तो वह अयोग्य घोषित किया जाएगा। और लाभ का पद क्या होगा? इसके लिए कानून बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार संसद को मिलेगा। संसद ही इस पे विधि बना सकती है, ये अधिकार संसद को प्राप्त होगा। और जिन पदों को वह लाभ का पद घोषित कर देगी उन पर रहने वाला व्यक्ति संसद के किसी भी सदन के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। दूसरी बात, वह विकृत चित्त हो, वह विकृत चित्त हो, विकृत चित्त हो। दूसरी स्थिति क्या है जिस पर वो अयोग्य घोषित किया जा सकता है? वह विकृत चित्त हो, विकृत चित्त हो। और कैसा विकृत चित्त हो? न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो, उस समय उसको न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो कि इस समय इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। केवल किसी के कहने से नहीं, अन्यथा कोई भी कह देगा कि ये विकृत है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, और उसको चुनाव लड़ने से रोका जाए, तो ऐसा प्रावधान नहीं। यह केवल न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो तभी उसको विकृत चित्त माना जाएगा और उस स्थिति में उसको अयोग्य मान लिया जाएगा। अगली क्या स्थिति है? वह दिवालिया हो। दिवालिया हो अर्थात उसने संस्थागत ऋण ना चुकाया हो। अगर वह दिवालिया है तो भी उसे चुनाव लड़ने से रोका जाएगा या चुनाव जीतने के बाद भी अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। अगली स्थिति क्या है? वह या तो नागरिक ना हो या उसने स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ली हो। और स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने का मतलब ही होता है कि भारत की नागरिकता समाप्त हो जाना। हमने नागरिकता पर जो वीडियो अपलोड किया है हमारे YouTube चैनल पे पढ़ा है, आपने देखा होगा कि उसमें हमने बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो अगर उसने स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ली या वह भारत का नागरिक नहीं रहा या उसने नागरिकता त्याग दी तो उस स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है, अर्थात नागरिकता के आधार पर भी समाप्त हो सकती है। और एक स्थिति और है, वो क्या है? संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन कोई भी ऐसी प्रावधान अगर आगे चलकर होंगे तो उस पर किसी भी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये प्रावधान यहाँ कर दिया गया। और ये किसी सदस्य को निरर्हर घोषित करने का प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 103 में किया गया। अनुच्छेद 103 में किया गया। अनुच्छेद 103 में किया गया। अनुच्छेद 103 में क्या प्रावधान है कि अनुच्छेद 102(1), अनुच्छेद 102(1) के ये सारे प्रावधान हैं। अनुच्छेद 102(1) के आधार पर किसी भी संसद सदस्य की निरर्हता
घोषित करने या उसे निरहर घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होगा। ये प्रावधान है अनुच्छेद 103(1) में। अनुच्छेद 103(1) में प्रावधान है कि किसी भी संसद सदस्य को निरहर घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। लेकिन अनुच्छेद 103(2) के सब क्लास 2 में क्या उल्लेख है कि राष्ट्रपति किसी सदस्य को निरहर घोषित करने के पहले निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा और उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। अर्थात निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति किसी सदस्य को निरहर घोषित कर सकते हैं, ना तो स्वविवेक से, ना मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। केवल निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर ही निरहर घोषित करेंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा। अब एक बात आती है कि क्या किसी सदस्य की निरहरता केवल इन्हीं आधारों पर हो सकती है, अर्थात उसको निरहर केवल इन्हीं आधारों पर बनाया जा सकता है? नहीं, यहाँ पे एक प्रावधान ये किया गया था अनुच्छेद 102(1) में कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन ऐसा किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 102(2) में, अनुच्छेद 102(2) में क्या प्रावधान किया गया कि दल बदल के आधार पर किसी भी सदस्य को निरहर घोषित किया जा सकता है। अर्थात 10वीं अनुसूची के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों के आधार पर किसी को अयोग्य या निरहर घोषित किया जा सकता है, लेकिन यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति लेंगे। अर्थात अगर लोकसभा का सदस्य है तो उसकी निरहरता का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेंगे और राज्यसभा का सभापति है तो उसकी निरहरता का निर्णय राज्यसभा के सभापति लेंगे। लेकिन उनके निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, उनका निर्णय अंतिम नहीं होगा, उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इस तरह से ये प्रावधान है किसी भी सदस्य की योग्यता, अहर्ता या निरअहर्ता के संदर्भ में। अब हम थोड़ा सा ये देख लें कि संसद के सदनों की अवधि क्या होती है, इसको भी हम समझ लें। और इसके प्रावधान वास्तव में कहाँ दिए गए हैं? अनुच्छेद 83 में दिए गए हैं। हमने अभी क्या पढ़ा? अनुच्छेद 81(2), अनुच्छेद 84, फिर उसके बाद आगे चले गए। यहाँ बीच में जो अनुच्छेद 83 था, इसमें क्या प्रावधान किए गए कि संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी, इसको हमें जरा चर्चा कर लेना है। अनुच्छेद 83 में क्या प्रावधान किया गया कि संसद के जो दोनों सदन होंगे इनकी अवधि कितनी होगी। तो 83(1) में प्रावधान किया गया कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात राज्यसभा शाश्वत सदन होगी, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, विघटन नहीं होगा, अर्थात राज्यसभा एक शाश्वत सदन होगी। लेकिन संसद के द्वारा बनाई गई विधि के आधार पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष निवृत्त होते जाएंगे। तो संसद ने विधि बना दी और 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष निवृत्त होते जाते हैं, अर्थात इनका कार्यकाल कितना हो जाता है? इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है। 6 वर्ष क्यों हो जाता है? संसद द्वारा बनाए गए कानून, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 बनाया, जिसमें संशोधन किया 1951, अर्थात जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के अनुसार जो प्रावधान किया गया है उसमें संसद सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। लेकिन संविधान में इस कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। संविधान में केवल उल्लेख है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा और उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष निवृत्त होते जाएंगे अपने पद से, अर्थात उनका कार्यकाल खत्म होता जाएगा। तो इस पे एक बात आती है दिमाग में कि पहली राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। और जब 1952 में हुआ तो सारे के सारे सदस्य एक साथ आ गए। अब ये स्थिति कैसे हो कि 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाएं? ये स्थिति कैसे हो सकती है?
उसके लिए क्या किया गया कि राष्ट्रपति पर यह छोड़ दिया गया, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि आप शुरुआती 1/3 सदस्य, इनको 3 भागों में बांट लिया गया, 1/3, 1/3, 1/3। और क्या होगा कि 1/3 सदस्य 2 साल पे निवृत्त हो जाएंगे, तो इनकी जगह जो सदस्य आएंगे वो अब जब अगली बार उनका टर्न आएगा तो उनका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और उस इनके बाद 2 वर्ष बाद ये 1/3 होंगे, अर्थात ये तो पहले 1/3 को 2 वर्ष पे निवृत्त कर दिया जाए, और ये कितने वर्ष पे हो जाएंगे, 4 वर्ष पे। तो इनका तो समय अपने आप आ जाएगा 6 वर्ष पूरा, और जब इनका 6 वर्ष आएगा तो ये व्यवस्था, इनकी जगह जो 1/3 सदस्य चुने जाएंगे वो अब 6 वर्ष के कार्यकाल पे निवृत्त होते जाएंगे, ये व्यवस्था पूरी तरह से अस्तित्व में आ जाएगी। लेकिन ये 1/3 सदस्य कौन हों और जिनको 2 वर्ष में ही निवृत्त कर दिया जाए, तो ये व्यवस्था कैसे की जाए, इसका अधिकार, इसका जिम्मा राष्ट्रपति को दिया गया, और फिर लॉटरी सिस्टम के द्वारा 1/3 सदस्यों को 2 वर्ष बाद निवृत्त कर दिया गया। अब 2 वर्ष बाद जब इन्हें निवृत्त कर दिया गया तो इनके स्थान पर 1/3 सदस्य चुन लिए गए। अगले 2 वर्ष बाद, अर्थात सदन के गठन के बाद 2 वर्ष बाद, अर्थात 1956 में फिर अगले 1/3 सदस्यों को निवृत्त कर दिया गया। तो फिर क्या स्थिति हो गई कि ये प्रक्रिया अपने आप कार्य करने लगी कि 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद निवृत्त हो जाते हैं और उनका कार्यकाल 6 वर्ष बना रहता है। तो ये तो राज्यसभा का। अब लोकसभा का कार्यकाल कैसे होगा? लोकसभा के कार्यकाल के संबंध में क्या प्रावधान किया गया इस अनुच्छेद में कि लोकसभा को अगर पहले भंग नहीं किया जाता तो वह अपनी पहली बैठक से उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। उसके लिए एक शर्त रखी गई कि अगर उसे पहले भंग नहीं किया जाता, ये शर्त पहली है कि अगर भंग नहीं किया जाता, ठीक, भंग नहीं किया जाता तो क्या होगा, उसका कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष होगा, पहली बैठक से 5 वर्ष तक होगा। ये बात नहीं। अब क्या स्थिति है कि पहली बैठक से 5 वर्ष का होगा, लेकिन इसमें कुछ और भी प्रावधान हैं। वो प्रावधान क्या है? प्रावधान ये रखा गया कि आपातकाल में इस कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल में, आपातकाल का मतलब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जारी किए गए आपातकाल में इसे बढ़ाया जा सकता है। कितने समय के लिए? एक बार में 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और 1 वर्ष करके कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। जब आपातकाल लागू था तो उस समय 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया, और ये कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष करके बढ़ाया गया, 1 वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया। लेकिन वास्तव में वह कार्यकाल कुल 10 महीने ही बढ़ाया गया था 1 वर्ष करके 2 बार के लिए, लेकिन कार्यकाल जो अधिक रहा 5वीं लोकसभा का वो कुल 10 महीने ही रहा। यहाँ एक प्रावधान और भी है, क्योंकि कि अगर आपातकाल खत्म हो जाता है तो उसके बाद इसका जो बढ़ा हुआ कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा, और अगर उसे समाप्त नहीं किया जाता तो 6 महीना बीतने पे वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। अर्थात आपातकाल में कार्यकाल बढ़ा दिया गया, 1 वर्ष बढ़ा दिया गया एक बार। अब अगर आपातकाल खत्म हो गया तो फिर स्थिति क्या होगी कि लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 6 महीने और चल सकेगा, और अगर उसके पहले भंग कर दिया गया तो ठीक है, तब अलग बात है। अगर नहीं भंग किया गया तो 6 महीने और चलेगा, फिर अपने आप खत्म हो जाएगा। 5वीं लोकसभा जो थी इसका कार्यकाल क्या था? ये 19 मार्च 1971 को गठित हुई थी और 18 जनवरी 1977 तक चली थी। अर्थात आप देख रहे हैं कि 5 वर्ष 10 माह, यही 10 माह अधिक कार्यकाल रहा था। 5 वर्ष 10 माह कार्यकाल अधिक रहा इस लोकसभा का। अब एक बात ये आई कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये निर्धारित है,
लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष करने का प्रावधान कर दिया गया था। कहाँ पे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि लोकसभा का कार्यकाल अब 5 वर्ष नहीं रहेगा, ये 6 वर्ष रहेगा। मगर फिर 44वां संविधान संशोधन करके इसे फिर से 5 वर्ष कर दिया गया कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही रहेगा। तो इस तरह से वर्तमान समय में स्थिति क्या है? लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष हो सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हो सकता है। कब से? पहली बैठक से। लेकिन शर्त क्या है? इसे अगर पहले भंग ना किया जाए तो, और अगर इसे पहले भंग कर दिया जाता है तो वह 5 वर्ष से कम भी हो सकता है। कितना कम होगा ये तो निर्धारित नहीं है, लेकिन भंग कौन करेगा? भंग करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब एक बात हमारे दिमाग में सहसा आती है कि अगर मंत्रिमंडल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव में हार जाए, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए किसी मंत्रिमंडल के खिलाफ, अर्थात उस मंत्रिमंडल ने बहुमत खो दिया, और उस मंत्रिमंडल ने अगर अपना बहुमत खो दिया है तो वह मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देगा, प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देंगे, और प्रधानमंत्री के त्यागपत्र का अर्थ होता है पूरी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र। तो अब प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, और कल्पना करिए कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद में जो सरकार है वो गिर गई और कोई दूसरी पार्टी सरकार न बनाए, तो फिर क्या होगा? लोकसभा भंग करेंगे राष्ट्रपति, और लोकसभा भंग करने के बाद में नए चुनाव कराएंगे। लेकिन अब राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर लोकसभा भंग करेंगे? क्योंकि मंत्रिपरिषद का तो विश्वास, लोकसभा का विश्वास इस मंत्रिपरिषद में है नहीं, अर्थात मंत्रिपरिषद अब बहुमत में नहीं है। बहुमत दल के नेता अब नहीं बचे प्रधानमंत्री, क्योंकि बहुमत तो विपक्ष की तरफ हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे राष्ट्रपति? इसका उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। लेकिन लोकतंत्र, और विशेषकर संसदीय लोकतंत्र, केवल लिखित संविधान के द्वारा संचालित नहीं होता, बल्कि परंपराओं के द्वारा भी विकसित होता है, पुष्पित पल्लवित होता रहता है। और नई नई परंपराएं जो कि बहुत ही स्वस्थ और उच्च स्तरीय परंपराएं हैं, वो इसे विकसित करती रहती हैं, इसके विकास में योगदान देती रहती है। तो इसी तरह की एक परंपरा हमारे यहाँ भी विकसित हुई। कैसी? 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से लोकसभा में हार गई, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने त्यागपत्र दे दिया और दूसरी सरकार नहीं बन सकी। किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री, जो कि त्यागपत्र दे चुके थे, अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि इस स्थिति में भी आप लोकसभा भंग करने की सिफारिश करें, जिससे एक परंपरा ये विकसित हो कि भारत में राष्ट्रपति हमेशा प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही लोकसभा भंग करेंगे। और उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा भंग करने की सिफारिश की और फिर उस लोकसभा को भंग करके नए चुनाव कराए गए। तो इस तरह से भारत में जो संवैधानिक प्रावधान है, वो प्रावधान क्या है कि लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकेंगे, लेकिन वह लोकसभा वे प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही भंग करेंगे, भले ही वह सरकार लोकसभा में विश्वास मत में हार जाए या अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ पारित हो जाए। तो इस तरह से आज हमने संसद भाग 2 में इन विषयों पर चर्चा की कि संसद के सदस्यों की क्या अर्हताएं हो सकती हैं, किस तरह से राज्यों को स्थान आवंटित किया जाता है और उनकी निर्हरताएं क्या हो सकती हैं, संसद के दोनों सदनों का कार्यकाल कितना हो सकता है। अब अगली क्लास में, अगले वीडियो में संसद भाग 3 के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि संसद किस तरह से अपनी कार्यवाही संचालित करती है और सारी चीजें को विस्तार से उस पर पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है
ज्वाइन कर दें और अपने कमेंट जरूर लिखें कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया और आपकी क्या क्या और ज़रूरतें हैं। और आप अगर हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर लें और उससे आपको हमारे संस्था द्वारा संचालित किए जाने वाले सारे कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी और उसे आप ज्वाइन करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकेंगे। थैंक यू।